जय श्री राम। सभी भाइयों बहनों का द भारत चैनल पे स्वागत है। आज हम इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद पे चर्चा करने आए हैं, जो कि उत्तर और प्रश्न के माध्यम से होगा। मेरा नाम रजत पांडे है और मेरे साथ है मनीष सिंह। आप हमको इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दें। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद चल रहा है उसको जानने से पहले सर्वप्रथम ये जरूरी है कि आप इजराइल की हिस्ट्री को जानिए। मैंने देखा है लोग अभी कई यूट्यूब चैनल पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 1948 के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इजराइल की गलती है नहीं गलती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप इजराइल की हिस्ट्री को आप नहीं जानेंगे तब तक इस मुद्दे को समझ पाना आपके लिए मुश्किल है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो भी आप मुद्दा समझ रहे हैं वो आधा अधूरा समझ रहे हैं। देखिए, अब्राहम रिलीजन के नाम से ये जाना जाता है। जो अब्राहम सब सर्वप्रथम हुए उनके द्वारा ही 3 रिलीजन बनी, या फिर अपन कह सकते हैं कि ये जो 3 रिलीजन है वो अब्राहम को अपना पूर्वज मानते हैं तीनों। जिसमें पहला रिलीजन आता है आपका यहूदी समाज, दूसरा आता है ईसाइयत और तीसरा इस्लाम। ये तीनों अब्राहम रिलीजन माने जाते हैं। और सर्वप्रथम जो समाज बसा उस क्षेत्र पर जाकर के वो इजराइल ही था, या क्या यहूदी थे। और उसके बाद अगर आप देखते हैं, हिस्ट्री अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हैं कि किस प्रकार से जैसे जैसे दूसरे धर्म का या दूसरे समाज का या दूसरे क्षेत्र का प्रभाव बढ़ता चला गया, वैसे वैसे उन लोगों ने इजराइल को मारना शुरू किया। पुरानी संस्कृति थी कि एक जो क्षेत्र के लोग हैं वो दूसरे क्षेत्र पे हमला करके उसको कब्जा करना। तो इजराइल के ऊपर सब लोगों ने जुल्म किए, उन पर राज किया। तो चाहे इस्लाम के लोग हों, तुर्किश हों, अपन कह सकते हैं विदेशी लोग हों, पुर्तगाली हों, जॉर्डन के लोग हों, या फिर अपन रूस की बात कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि खान सर के एक वीडियो में आजकल जो निकला है उसमें देखा हमने कि खान सर का कहना है कि फिलिस्तीन जो देश था वो इजराइल से पहले से है। मतलब पहला जो वहां देश बसा वो फिलिस्तीन था और यहूदी वहां कुछ मात्रा में रहते थे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैंने भी वो वीडियो देखी है। खान सर ने जो बताया, मैंने आपको वही शुरू में बताया कि 1948 के बाद की उन्होंने सारी कहानी कह दी, क्योंकि शायद वो उनके मोटिव को सूट करता हो। उस पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि वो जिस प्रकार से बता रहे हैं वो क्लियर कट पक्ष रख रहे हैं फिलिस्तीन का, जबकि वो एक टीचर होकर के उनको दोनों पक्षों को सामान्य रखना था। आप वो पुराने इतिहास को देखिए, मैंने आपको बताया ना कि रूस ने कब्जा किया इजराइल पे, शासन किया, और शासन करने के बाद वहां पर ईसा मसीह का जन्म होता है। ईसा मसीह वहां रहते हैं। रूस के दबाव में आकर के कहा जाता है कि इजराइलियों ने भी साथ दिया, स्वाभाविक था, उनके ऊपर उनका राज था, वो जो बोलेंगे उनको करना पड़ेगा। और ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया, वहां पर मारा गया। और आगे चल करके जब ईसाइयत मजबूत होती है तो वो बोलते हैं कि नहीं, यहूदियों ने हमारे लोगों को मारा है और इसलिए वो उनको मारते हैं, मार के उस देश से बाहर निकालते हैं। उसके बाद फिर जाकर के इस्लाम का जन्म होता है, तो वो भी यहूदियों के हिसाब से ऐसा करते हैं। ऐसा करके आपको मालूम है कि हिटलर ने भी क्या काम किया, नाजियों ने क्या काम किया। एक बॉक्स के चैम्बर में यहूदियों को लेकर रख देते थे और गैस छोड़ देते थे और वो तड़प के मर जाते। 60 लाख यहूदियों का सिर्फ गैस चैम्बर के द्वारा मौत उनको दिया गया है। और पूरे विश्व में वो जहां जहां गए, भागे, जान बचाए, हर जगह उनका कत्लेआम किया गया। विश्व में अगर कोई धर्म है जिसके साथ बर्बरता पूर्वक पूरे विश्व ने व्यवहार किया भारत को छोड़ करके, तो वो इजराइल है। वो जान बचाने के लिए एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, ऐसे करते हुए चले गए। और वो और खान सर जो बोलते हैं कि फिलिस्तीन वहां पर पहले से था। सबसे पहले तो रिलीजन आया यहूदी रिलीजन, उसके बाद इजराइल आया, ईसाइयत आया, और ईसाइयत के बाद इस्लाम आया। तो इस्लाम के लोग जहां बसे हैं वो वहां से कैसे हो सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो ये है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के जमीन पे कब्जा कर रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस ने भी जब उसको बसाने की कवायद शुरू की थी कि इजराइल को यहाँ पर बसना चाहिए, उसके पहले अरब के हाथ में जब इजराइल वाला पूरा क्षेत्र कैप्चर में था, तो इन इजरायलियों ने ही, क्योंकि पैसे में बहुत मजबूत हुआ करते थे, ये पैसे दे करके इनके पास पक्के पेपर्स हैं, कागज है उस क्षेत्र के, उस घर के, उस जमीन के जहां पर फिलिस्तीन लोग राज रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब यूनाइटेड नेशन बीच में आता है, बोलता है कि नहीं, इनको 60% क्षेत्र इनको दिया जाए, 40% क्षेत्र दूसरे को दिया जाए, और फिर ये आके बोलते हैं कि हमारे पास कागज है इसलिए ये क्षेत्र भी हमारा हुआ फिलिस्तीन।
इसराइल बोलता है, लेकिन फिलिस्तीन उसको मना कर देता है और युद्ध होता है। आपको मालूम है एक बार युद्ध भी हुआ है जिसमें 7 देशों को मात्र 6 दिन में इसराइल ने हराया है। मतलब आपका कहना ये है कि अगर कोई देश अपने खिलाफ हुए आतंकवादी हमलों का अगर खंडन करता है, उसका विरोध करता है, उसके लिए हमला, उसके अपने बचाव के लिए हमला करता है, तो वो सही करता है। और अगर ऐसा है तो फिर दुनिया दो हिस्सों में क्यों बढ़ गई है? कुछ देशों का सपोर्ट इसराइल के साथ है, कुछ का विरोध में है, और भारत में ही कई लोग ऐसे हैं जो कि इसराइल के सपोर्ट में हैं, कुछ फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं। तो क्या कहाँ तक सही है इसराइल का सपोर्ट और कहाँ तक फिलिस्तीन का सपोर्ट सही है? देखिए ये तो अपना अपना लॉजिक है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी वही फिलिस्तीन को सपोर्ट करेगा। एक राष्ट्रवादी होने के नाते मैं तो कतई सपोर्ट नहीं कर सकता फिलिस्तीन या हमास को। अब बताइए, सर्वप्रथम भारत देश के आप कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि वो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहने का अर्थ है कि जब सीए एनआरसी आया उसमें क्या था, सीए एनआरसी में इस देश के कानून के तहत उनको बोला गया कि बाहरी मुस्लिमों को हम भारत में प्रवेश नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बाहरी हैं, हमारे क्षेत्र में आएंगे, सुरक्षा को भी नुकसान हो सकता है और हमारे रिसोर्सेज है उनका हनन ज्यादा होगा, सब कुछ जो भी है सबको को पता है। इस देश के लोग जो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने विरोध किया। क्या बोला? नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहर के लोग को आने देना चाहिए, ठीक है। अब वहां पर देखिए कि गाजा के लोग, फिलिस्तीन के लोग इसराइल में घुसना चाहते हैं कि भैया हमारी जमीन है, हमको लौटाओ, हमको लौटाओ। यहाँ वो उनका सपोर्ट करने की नहीं नहीं सही है, सही है। लेकिन मतलब आप बताओ, जब इसराइल उनको ठोक रहा है, उनको मार रहा है और उसके अंदर घुस रहा है, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं वो उनकी जमीन है, आप कैसे घुस सकते हो दूसरे की जमीन में। लेकिन यही भारत की जमीन में उसको घुसाने के लिए तैयार है, ऐसा है। और दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिलिस्तीन के खान सर ने भी बताया, आप जैसे बता दें कि फिलिस्तीन उनका जमीन है और इसराइलियों ने उन, और ऐसा नहीं कि इसराइलियों ने उनसे छीना है, फिलिस्तीन वालों ने उनको बसने को दिया था और बाद में इसराइल ने कब्जा किया, ऐसा खान सर भी बता रहे हैं और दूसरे लोग भी कई लोग बोल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, वहां के लोगों के बीच में एक मान्यता है, उनका ये कहना है कि अगर आखिरी यहूदी अगर पृथ्वी पे जिंदा है और वो जा करके छुप जाता है एक दीवार के पीछे, उसको लोग मारने के लिए दौड़ रहे हैं और वो जाता है एक दीवार के पीछे छुपता है, तो कहा जाता है कि दीवार भी गवाही देगा कि ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, इसको पत्थर से मार मार के मार डालो। ऐसी सोच रखने वाले फिलिस्तीन के लोग इजराइल को जमीन देंगे, बसाएंगे, जिनके खुद में ये आकाओं ने कहा है कि अगर कोई यहूदी आखिरी बसता है और जब तक वो नहीं मर जाता है तब तक तुमको जन्नत नसीब नहीं होगी, वो लोग इजराइल को जमीन देके बसाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। और इतिहास देखना चाहिए, पूरा इतिहास है यूट्यूब और गूगल पे, सारे इतिहास देखिए कि वो जमीन किसकी थी, कहां से आई, किसने कब्जा किया। आपको मैं बताता हूँ इजराइल की एक बहुत रोचक कहानी। इजराइल के लोग को जब मार करके अपनी जमीन से भगाया गया तो 2000 साल वो गुलाम रहे। भारत के लोग गुलाम थे, भारत के लोग के पास अपना देश तो था, उनके पास तो अपना देश भी नहीं था। कोई अमेरिका में बसा है, कोई रूस में छुपा है, कोई भारत में छुपा है, और वो 2000 साल तक उनकी कई पीढ़ियां यही इंतजार करती रही कि हमको हमारा जमीन कभी वापस मिलेगा। और इस विचार को जिंदा रखने के लिए ऐसा बताया जाता है कि रात को यहूदियों की जब पार्टी होती थी, गेट टुगेदर है, शराब पीते थे, तो शराब पीने से पहले शराब भर के उसको फोड़ देते थे। बोलते थे कि जाम जो पियेंगे वो तो यरूशलेम में ही पियेंगे। चिट्ठी लिखता था एक बाप अपने बच्चे को, एक जगह से दूसरी जगह भेजता था और नीचे लिखा रहता था अगली मुलाकात यरूशलेम में होगी। यरूशलेम कब उनको मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन एक मन में सोच था कि हम अपना देश वापस लेंगे। 2000 साल की गुलामी सही उन लोगों ने। जो लोग फिलिस्तीन के बारे में बोलते हैं कि फिलिस्तीन की जमीन थी, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। और अगर ये जैसे आपने बताया कि फिलिस्तीन में ये जो हमला हो रहा है, ये आतंकवादी हमला हो रहा है और भारत में भी यही हो रहा है जैसे होता है, तो जो भारत के लोग हैं जो आज भी उस मुद्दे को लेके विरोध में हैं, वो कई ऐसे लोग हैं जो कि भारत में रहते हुए भारत में जब भी भारत ने जब भी एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक किया है तब उस पर सवाल उठाए हैं। तो उन जैसे लोग मतलब इनडायरेक्टली एक आतंकवादी संगठन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक देशद्रोह की श्रेणी में आता है देखा जाए तो। देखिए देशद्रोही की श्रेणी में तो वो आता ही है। आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर आज उनकी ये स्थिति है तो आने वाले समय में अगर पाकिस्तान भी भारत पे हमला करता है तो कोई भरोसा नहीं लोगों कि ये भी पाकिस्तान का ही साथ देंगे। अभी जो स्थिति चल रही है, आप लॉजिक्स तो देखिए इनके कितने अच्छे लॉजिक्स हैं, टीचर्स के भी लॉजिक देखिए कि अरे यार हमास ने इतने सारे रॉकेट मारे, उसके तो लोग नहीं मरे, लेकिन इसराइल ने रॉकेट मारा उससे उसके इतने लोग मर गए, इसराइल गलत कर रहा है।
पहली बात, जब दम नहीं था तो लड़ने क्यों गए? दूसरी बात, जब लड़ा है तो युद्ध में नियम तो होता नहीं है कि हम एक मारेंगे तो तुम हमारे एक ही मारना। सिंपल सी बात है। इस्लामिक कंट्री में उनकी बहुत सारी जमीन है, 57 देश है, एक एक करके युद्ध करते रहे तो इनकी 90 लाख की आबादी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जिंदा रह जाएंगे। ठीक है, फिलिस्तीन के लोग खत्म हुए, खत्म हुए। दूसरी, आप देखिए कितना बोलते हैं कि इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ युद्ध में। आप अनुमान लगाइए, उनका एक रॉकेट हमास जो छोड़ता है, अभी देख रहे हैं कि हमास जो है जिसका गाजा पट्टी पे कब्जा है ना, और हमास जो एक रॉकेट छोड़ता है वो 200 से 300 डॉलर का है। कोई टेक्नोलॉजी नहीं होना आतंकवादियों के पास। और टेक्नोलॉजी क्या, जिनका सबसे बड़ा आविष्कार यही रहा हो कि भैया टायर पंचर बनाने के बाद थूक लगा के बुलबुला चेक करते हैं, इसी को अपना सबसे बड़ा आविष्कार मानते हैं। विदेशी फंड, टेरर फंडिंग के माध्यम से रॉकेट्स खरीद लिए। कहां से आते हैं सबको मालूम है, इजिप्ट का बॉर्डर लगा हुआ है, इजिप्ट से वो सब इनके पास सामान आता है। एक रॉकेट की दाम जो वो छोड़ रहे हैं उसकी दाम 200 से 300 डॉलर है। अनुमान लगाइए कितने रुपए का है, 24,000, 25,000, 30,000, इससे ज्यादा का उनके पास एक रॉकेट नहीं है। एक बार में 200, 300 रॉकेट मारते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एक इंटरसेप्टर मिसाइल्स है जो पूरे क्षेत्र को कवर करके रखता है, एंटी डिफेंस सिस्टम है उनके पास। तो जब वो मारेंगे तो वो तो उनका आयरन डोम उसको रक्षा कवच कर लेगा, इसलिए एक साथ 200-300 मारो, 2-4 तो प्रवेश करेगा, क्योंकि एंटी डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो सकता है कि यार इसको उड़ाएंगे, इसको उड़ाए, एक साथ 200 आ रहे हैं, 2-4 तो एंटर करेगा। ये सोच से करें। आप अनुमान लगाइए, जो लोग बोल रहे हैं कि इजराइल को कोई नुकसान नहीं, अगर आयरन डोम नहीं होता तो पूरे इजराइल क्षेत्र में तो लाशें बिछ जाती। दूसरा, तुम्हारा एक रॉकेट जो है वो 20 से 30,000 रुपए के बीच में आता है, और एंटी डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम में लगा हुआ एक रॉकेट जो उसको जाकर के तबाह करता है, उसकी कीमत लगभग 56 से 60 लाख रुपए है। तुम्हारे एक 200-300 डॉलर के पीछे उनके 56 लाख रुपए खर्च होते हैं अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। और आपने तो देखा ही होगा कि वहां पर कैसे भारत के कैसे बेवकूफ लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अभी कई वीडियोज ऐसे वायरल हुए हैं वहां उस क्षेत्र के कि बच्चे जो हैं उनको नकली लगा दिया, टीका पोत दिया, सब कुछ कर दिया, और देखा देखी देखो देखो इनको चोट लगा है, और अंतरराष्ट्रीय मैगजीन में सारी छप कि देखो इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने क्या किया। तो ये तो जिनको सर्च करना है वो सर्च करके देख सकते हैं, हर चीज अवेलेबल है। तो इसको कहीं से कहीं सही नहीं ठहराया जा सकता है कि इजराइल गलत कर रहा है और हमास सही कर रहा है। अब भारत के स्टैंड पे आपका क्या कहना है? जो भारतीय सरकार ने अभी तक खुल कर ये नहीं कहा है कि हम इजराइल के सपोर्ट में हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है, उनका स्टेटमेंट कुछ और है। हालांकि आधा स्टेटमेंट सपोर्ट में ही है, लेकिन खुल के अभी तक नहीं आया, जबकि इजराइल भारत को अपने सबसे अच्छा दोस्त मानता है। और इजराइल का हमेशा से ये कहना रहा है कि भारत को जब भी मुसीबत आएगी भारत पे, तब इजराइल हमेशा उसके साथ खड़े रहेगा। और भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है इजराइल, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे डिफेंस एक्टिविटी हो, या फिर टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो, या फिर कोई भी चीज। अभी कोविड के समय में आप देखेंगे कि कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए साइंटिस्ट तक भेजे उन्होंने। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इजराइल तो ये नो डाउट कि भारत का परम मित्र है, उसका कारण भी है। बताते हैं कि जब इजराइल आजाद हुआ 1948 में, तो आजादी के बाद 40,000 परिवार भारत से इजराइल वापस गए, कि उनको उनकी जमीन मिल गई है, ऐसा बोलते हैं। 40,000 लोगों भारत से इजराइल गए। वो 40,000 एकमात्र ऐसे परिवार थे जिनको प्रताड़ित नहीं किया गया पूरे विश्व में। और ये वो अपना इतिहास जानते हैं कि भारत ही हमारा सच्चा मित्र है, हमारे लोग को शरण दिया। भारत तो अतिथि देवो भव का नियम अपनाता ही रहा है शुरू से। और उनके मित्रता की तो मैं तारीफ करना चाहूंगा इस बात को लेकर के कि बताइए, जो लोग भारत में विरोध करते हैं कि वहां के लोग मर रहे हैं, फिलिस्तीन के यहाँ गाजा पट्टी में जो लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं दिखा कि उनके रॉकेट जो दागे गए उससे भारत देश की भी एक लेडीज खत्म हुई है, सौम्या नाम था उनका। और दोस्ती इस कदर उन्होंने निभाई कि जिस रॉकेट से उनको हमला करने भेजना था, जो एयरफोर्स के जो सामान थे उन सब पे उन्होंने लिखा। लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि उनके एक प्लेन पे या जेट प्लेन पे सौम्या लिखा हुआ है, जबकि ऐसा बता रहे हैं कि उनके मिसाइल्स पे भी सौम्या लिख लिख के वो छोड़ रहे हैं। दूसरा, उसकी बॉडी को लेकर के भारत पहुंचे, उस परिवार को सांत्वना दी है, ऐसा कोई देश नहीं करता है। और इजरायली एम्बेसडर ने भी भारत में आके उनके परिवार में सांत्वना दिया जी। और ये इसको भारत को समझना चाहिए। देखिए, भारत के जो ऊपर में लोग हैं वो हम लोग से बहुत ज्यादा सोचने समझने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, भारत को उसका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत अगर साथ देगा तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं अरब के लोग, और वो तेल देना बंद कर देंगे, और भारत के लोग को साइकिल चलाना पड़ेगा। कैसे बेवकूफों जैसे बात करते हैं।
वो हमारे लिए, हम उस पर तेल के लिए निर्भर है तो वो पानी के लिए निर्भर है, वो अनाज के लिए निर्भर है। पॉसिबल। दूसरा, फिलिस्तीन जिसके दम पे कूदा था युद्ध करने के लिए कि आज हम रॉकेट छोड़ देते हैं, उसके इतने सारे लोग मर जाएंगे, और जब तक वो रिटेलिएट करेगा इसराइल, इतने देर में तो सारे 57 देश हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। कितने देश खड़े हुए? खुद जो उनका संगठन है हमास, और उसके बाद एक हाजिबुल्लाह करके जो संगठन है इनका, उसको खुद सुन्नी देशों ने ही बैन करके रखा है, जब वो सुन्नी संगठन है, वो आतंकवादी संगठन है। और 57 देश में कितने देश, हमने 60 देश तो खड़े नहीं है उनके साथ। अब उसको समझ में आ रहा है कि ये तो हमने गड़बड़ कर दी, लेकिन अब इसराइल रुकने वाला नहीं है। इसराइल के साथ वहीं 28 देश अभी खड़े हैं, और भारत ने जो भी अपना पक्ष रखा है वो उनके हिसाब से क्या होगा वो जाने। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारत को भी ये समझना चाहिए कि इसराइल ही उनका सच्चा दोस्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप देखिए कि जब भारत के प्रधानमंत्री इसराइल गए थे और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वो समुद्र के किनारे, आप देखे होंगे फोटो वायरल है, वो घूमते हैं, तो उनके जाने के पहले पूरे विश्व में विरोध हुआ भारत देश का कि कैसे कोई पीएम इसराइल जा सकता है, नहीं जाना चाहिए। सारे अरब देशों ने, सारे इस्लामिक कंट्रियों ने विरोध किया, और आने के बाद क्या हो गया, सब विरोध गायब। और सब के सब हाथ जोड़ करके इंटरनेशनल मैगजीन, इंटरनेशनल अखबार सब में छपता है कि सारे अरब देश रिक्वेस्ट करते हैं मोदी को कि अगर कोई इसराइल से उनको बचा सकता है तो वो सिर्फ मोदी है। ये जबरदस्ती डर फैला जा रहा है ना कि हम अरब से पंगा ले रहे हैं, इसराइल का साथ देके हम ये कर रहे हैं, कुछ नहीं होना है। 7 देशों को 6 दिन में मारा है, अभी चाहेगा फिर मारेगा, मार के रहेगा, क्योंकि उसने बोला है कि अगर सामने वाला व्यक्ति अपना हथियार नीचे रख देता है, समर्पण कर देता है, तो युद्ध बंद हो सकता है। लेकिन अगर इसराइल समर्पण करेगा, हथियार नीचे रखेगा, तो इसराइल खत्म हो जाएगा। मैं इसी एक तरफे सोच के रिलेटेड आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि भारत देश में ऐसे कई बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स मौजूद हैं जो कि अगर गलत या आतंकवादी संगठन या ऐसे कोई देश, फिलिस्तीन जैसे देशों का कुछ होता है तो रोना विलाप करना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर वहीं पे इजराइल जैसे देश, जो कि जिसका इतना पुराना इतिहास है, जिसको इतने समय से इतने देशों ने परेशान किया, उन लोगों को मारा, उनके बारे में जैसे कि भारत देश में ही हुआ, कश्मीरी पंडितों को अपने जगह से निकाला गया, लेकिन उसके लिए कोई नहीं रोता है। अगर वहीं एक व्यक्ति को अगर लिंचिंग हो जाती है तो पूरा देश विलाप करने लगता है। वैसे ही ये इंटरनेशनल मैटर पे भी करते हैं। जी जी, देखिए इसमें क्या है, आपको तो समझना पड़ेगा कि चाहे सीए एनआरसी की लागू होने की बात थी, किसान आंदोलन था, सब में ये लोग घुस जाते हैं। इनको ये नहीं पता इनका बाप कौन है। आप अनुमान लगाइए, मैं पॉलिटिकल बातों में नहीं जाना चाहता, पर मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि कोई पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस क्षेत्र में उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और दूसरे क्षेत्र में जब वो पार्टी हार जाती है तो जो पार्टी जीत रही थी वो उसकी तरफ कूद जाते हैं। इनका कोई बाप नहीं है, इनका एक ही मकसद है, पैसा कमाओ और भारत देश की बुराई करो दम भर। अब स्वरा भास्कर ट्वीट करने लगती है। स्वरा भास्कर को ये नहीं पता होगा कि मैप में काजा पट्टी कहाँ है, इसराइल कब आजाद हुआ, हमारे संगठन में कौन से समाज के लोग भरे पड़े हैं, ये सब नहीं मालूम होगा। लेकिन हमको किसान आंदोलन में भी कूदी, सीएनआरसी में कूदी, बेवकूफ लगती है मुझे। फिलिस्तीन का हाथ में झंडा पकड़ा करके लहराते हुए एक फोटो खिंचाई और उसने उसको डाली है, अपना ही मजाक बनाते हैं, अपनी खुद का मजाक बनवा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसी मानसिकता के लोग। अब आप बताइए, इन लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि चाइना में उइगर मुसलमान जिनको कहा जाता है, उसके साथ चाइना क्या करता है, आप पूरे कपड़े पहन लो तो कपड़े फड़वा देता है, बीच रोड में कैंची से काट देता है, दाढ़ी रखने पे पाबंदी है, आप नमाज पढ़ना घर के अंदर पढ़ो, कोई मस्जिद नहीं बनेगी, अलग ही क्षेत्र में उनको सीमित कर दिया है। उसके लिए आवाज नहीं उठा सके, सिर्फ कश्मीरी पंडित के लिए नहीं उठा सके, और पश्तूनी लोगों के लिए नहीं उठा सके। ये पाकिस्तान में सुन्नियों ने अहमदिया को दौड़ा दौड़ा के मारा, उसके लिए आवाज नहीं उठा सके। लेकिन कोई ऐसा मुद्दा जिसमें भारत का बात आ जाए, उसके लिए तुरंत कूदते हैं। तो ये समझ में आ रहा है, लोग समझ रहे हैं। आप तो सब यूट्यूब तो इतना बड़ा क्रांति है इस देश में कि आप कुछ भी चीज सर्च करो सब कुछ मिलेगा उसमें। और आज खराब ये लगता है कि कुछ ऐसे टीचर्स जैसे मैं पठान सर, अब खान सर इतने फेमस हो गए हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, लेकिन कहीं कहीं वो दर्शा ही देते हैं कि उनकी सोच किस तरफ जा रही है, क्या जा रही है। वो बोलते हैं कि बताओ तुम्हारे एक रॉकेट मारने से उसको इतना नुकसान हो गया, तुमको मारना चाहिए था। अब इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना ही बेकार है। मतलब तुम लात खाओ और जब लात मारने जाओ रोने लगे, विक्टिम कार्ड खेलो, इनका तरीका ही वही है। पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां भी ये मार खाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना सबसे पहले औरतों बच्चों को है ना। आप देखो ना, इस देश के मुस्लिम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, ऐसी बात नहीं है। ये लोग हैं जो बांट रहे हैं, ये लोग हैं
जो दोनों को बांट जिनको रहे हैं। सिर्फ पैसे कमाने से पैसे कमाना, हिंदू मुस्लिम को बांट दिए और अलग अलग ग्रुप, जो आपने बताया ना कि आई सपोर्ट इसराइल चल रहा है, आई सपोर्ट फिलिस्तीन चल रहा है, उसमें हिंदू मुस्लिम की छोड़ो, उसमें हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम शांत है। तो क्या करना हमको यार, उनकी युद्ध हो रही है, अधिक से अधिक सपोर्ट करो या वो करो, लेकिन अभी तो ऐसा चल रहा है कि बाप रे। आप अनुमान लगाओ कि भारत देश में कोई हमला करेगा तो हम क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे? आज तक जोड़ा? इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की तो इनके पेट में दर्द हुआ। इन्होंने फिर प्लेन से बम गिराया, उसमें इनको तकलीफ हो गई। वो छोड़ो, ये पिक्चर बनी हो रही है उसमें तकलीफ हो जा रही है। तो ये लोग यार, वो तो विषय में चर्चा ही नहीं करा। कहने का अर्थ ये कि इंटरनेशनली मुद्दा हो या कुछ मुद्दा हो, मुझे लगता है कि भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए। यूएनएससी के मीटिंग में भी भारत ने दोनों साइड का पक्ष लिया है। इंटरनेशनल कारण कुछ हो सकते हैं जो भारत समझता है कि ज्यादा जरूरी है, शायद उसी हिसाब से उन्होंने काम किया है। लेकिन ये आपका मत हो सकता है कि आपको इजराइल के साथ रहना है, फिलिस्तीन के साथ रहना है, लेकिन आप ये बोलते हो कि भारत को ऐसा करना चाहिए, भारत गलत कर रहा है, तो तुम्हारे बाप का नहीं है भारत समझना। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपका इस विषय पे प्रकाश डालने के लिए। और अगली बार हम दूसरे इसी नए मुद्दे के साथ इसी चैनल पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।